ठीक। जो मानसून की दिशा में आपको क्या बताया था, दक्षिण पश्चिम, जो वर्षा जाते हुए मानसून से होती है उसे क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम, और जो लौटते हुए मानसून से होती है उत्तर पूर्वी। ठीक, तो हमने बताया था कि जिससे उत्तर पूर्वी जो लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है वह रबी की फसल के लिए क्या होती है, सहायक होती है। उसी तरीके से ये जो चेरी ब्लास्टस होता है, जो गर्मी के समय में जो वर्षा होती है वह कर्नाटक में कॉफी, सर्वाधिक कॉफी भारत में कहाँ उत्पादित की जाती है। जैसे गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है, प्रदेश में बताओ, उत्तर प्रदेश। उसी तरीके से जो कर्नाटक है, कॉफी के उत्पादन में हमारा जो कर्नाटक राज्य है भारत का सबसे संपन्न या सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। और ये जो गर्मी में जो वर्षा होती है, चेरी ब्लास्टस जिसको वहाँ पे कहा जाता है, वह कॉफी के फसल के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है, सहायक होती है। मतलब उस समय जब वो वर्षा होती है इस खेती के लिए क्या होती है, सहायक होती है। नॉर्वेस्टर, ये पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में कौन सा क्षेत्र आता है, पूर्वी भारत में कौन सा क्षेत्र आएगा, हाँ बताओ, पूर्व, ठीक। स्वाति, सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर जो जिन राज्यों को सात बहनें कहा जाता है वो तो आते ही हैं, मान वो अलग की बात है। तो आप बताइए सेवन सिस्टर किसको कहते हैं, सातों राज्य का नाम बताइए, किसको मालूम है, सात बहनें हम जिसको कहते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये सब नहीं है, यही है ना, ये हो गया। और देखिए पूर्वी भारत में आप समझिए जो पूरब की तरफ है, जैसे आप पूर्वी भारत में इसको भी ले लेंगे, पश्चिम बंगाल को ले लेंगे, उड़ीसा को भी ले लेंगे, जो पूरब की तरफ है, तो वहाँ पर इस तूफान को क्या कहा जाता है, नॉर्वेस्टर। आम्रवृष्टि, दक्षिण भारत में चूंकि आम जब पकने का समय होता है, जून जुलाई होता है ना, हम लोग तो आम खाने लगते हैं अप्रैल से, लेकिन वो आम आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब पकते नहीं हैं पेड़ पे, पकाए जाते हैं। तो वो पकाए जाते हैं, लेकिन जब ये दक्षिण भारत में ये बारिश जब होती है गर्मी वाली, तो युवा है उस समय आम पकने में सहायक होती है। हमारे यहाँ भी जब थोड़ा से आम लाल पीला होता है तो हम लोग लगता है आम पक रहा है, लेकिन वह स्वाद उसमें नहीं आता है। लेकिन जब एक वर्षा दो वर्षा गर्मी में हो जाती है, पानी बरस देता है, तो उस समय देखेंगे तो आम जामुन भरभराट पक जाते हैं ना, तो लगता है कि अब कैसे खाया जाए। तो ये जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं आम्रवृष्टि, दक्षिण भारत में इसको कहा जाता है। और यह आम पकने में क्या होती है, लिख लेना आगे, सहायक, सहायक होती है। और जो काल वैसाखी होती है इसको हम लोग पश्चिम भारत में कहा जाता है। पश्चिम भारत मतलब कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मुख्य पश्चिम के यही राज्य हैं, और भी राज्य आएंगे लेकिन पश्चिम में ही आएंगे। और जो लू होता है जिसको कि उत्तर भारत और पश्चिमी भारत दोनों क्षेत्रों में कहा जाता है लू, तो उस समय ये जो ग्रीष्मकाल के तूफानों के जो नाम है भारत में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कहीं इनको चेरी ब्लास्टस कहा जाता है, कहीं नॉर्वेस्टर कहा जाता है, कहीं आम्रवृष्टि कहा जाता है, कहीं काल वैसाखी कहा जाता है, और कहीं पर लू कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये गर्मी के तूफान है, जब खूब भयानक गर्मी पड़ती है, हम लोग गर्मी से जब बेहाल रहते हैं, तो जब ये आंधी तूफान आता है, पानी बरसता है, तो उस समय का मौसम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, मौसम अच्छा हो जाता है, सुहाना हो जाता है, हम लोग थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं। तो चूंकि बारिश, उस समय की बारिश कुछ खेती के लिए, कुछ फलों के लिए सहायक होती है। जब सहायक होती है, जैसे हमने बताया कि ये कॉफ़ी जो आपका चेरी ब्लास्टस है, इसको तो सीधा आप दो तो याद रखिएगा, ये कॉफ़ी वाला बहुत पूछता है और आम्रवृष्टि वाला बहुत पूछता है। ठीक, आम्रवृष्टि कहाँ होती है, दक्षिण भारत में। और कॉफ़ी के लिए कौन सा तूफान सहायक है, तो ये हमेशा घुमाता क्यों है कि तूफान हमेशा हानिकारक होता है। उसका पूछने का तरीका देखो,
जो तूफान होता है हमेशा हानिकारक होता है, लेकिन घुमा देगा कि कौन सा तूफान कॉफ़ी के लिए लाभदायक है। अब आप सोचेंगे ये साला तूफान भी लाभदायक होता है, तो जब आप जानते रहेंगे लाभदायक मतलब क्या है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये कॉफ़ी के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। और हम लोग चाय कॉफ़ी सब लोग पीते ही है ना। साक्षी साक्षी नाम है तुम्हारा, चाय पीती हो, कॉफ़ी दोनों पीती हो? ज़्यादा क्या पीती हो? कॉफ़ी कभी कभी महंगी है इसलिए। क्या पाया जाता है चाय में? चाय में क्या पाया जाता है बताओ? कोई बात नहीं। कॉफ़ी में तुम बताओ बेटा, किसको पता है? चाय में थी, कॉफ़ी में कैफीन, ये दो एक तरीके से उत्तेजक पदार्थ हैं। जैसे दारू शराब एक उत्तेजक पदार्थ है, लोग पीते हैं तो उड़ने लगते हैं, ठीक ना। उड़ने लगते हैं मतलब उनकी बातें उड़ने लगती हैं। वो जब बोलने लगते हैं तो कहीं ये वाला उनका एक आध खेत रहेगा, कहीं ये देखना सब का सब मेरा है पीने के बाद। तो अल्कोहल और एक तरीके से थीन, कैफीन, ये सब उत्तेजक पदार्थ हैं। क्योंकि कॉफ़ी में, चाय में अगर ये उत्तेजक पदार्थ ना हो तो हम उसको ना पिए। इसीलिए हम लोग जब चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो हमारे शरीर में थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। मतलब थोड़ा सा लगता है कि हम लोग भी उड़ने के कगार पे हैं। अगर उसी के बाद अगर दारू कोई पी ले तो फिर बात बढ़ जाती है। दारू पीने वाले की बात आप लोग सुनी हो ना, एकदम खाली सुनते जाओ, लेकिन सुनने वाला ना पिया हो तो, अगर सुनने वाला भी पिया है तो फिर बातें लड़ जाती है। वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी बात कहेगा, ठीक है। चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ये जीके में सवाल है। और एक हमने आपको बताया था कि नाखून और बाल, नाखून और बाल, इसमें क्या पाया जाता है? सौती भूल गई हो? निकोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक। हाँ, ये उसमें होता क्या है कि आप देखे होंगे कि जब नाखून काटा जाता है तो दर्द नहीं करता, बाल काटा जाता है तो दर्द नहीं करता। इसी तरीके से घोड़े या मतलब पशुओं के जो खुर होते हैं, बात वही है जिसको हम लोग नाखून कहते हैं। हम लोग का जो नाखून है वही पशुओं में क्या होता है, खुर कहा जाता है। तो आप देखे होंगे कि हम लोग तो ब्लेड से काट लेते हैं, वो जो नेप कटा जाता है उससे काट लेते हैं, लेकिन जो पशुओं का खुर जो काटा जाता है, नाखून काटा जाता है, उसकी मशीन आती है, उसको गणासी से मारा जाता है। गणासी से मतलब वो जैसे कुछ काटने वाली चीज़ है कि उस पर जोर जोर से मारा जाता है, तब वो जाके कटता है। हमारा आपका अगर वैसे काटा जाए तो क्या होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो निकोटीन जो होता है ये नाखून में, बालों में, ये तीनों सवाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लगभग जहाँ पूछता है साथ में ही पूछता है। लगभग जैसे पूछता क्या है, साथ में पूछेगा। तो कॉफी में क्या होता है, कैफीन, और चाय में भूलना नहीं इस बात को। चलिए, मैं तो कितना चीज़ें घुमा के आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए सिलेबस हमारा थोड़ा पीछे चल रहा है, ठीक। अगर लेक्चर देके पढ़ाना हो 3-4 टॉपिक हम एक दिन में लेक्चर दे दें 2 घंटे में, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे पढ़ाने में ज़्यादा सही है। कम से कम इसी बहाने जीके भी आपको 2-4 तैयार हो जाता है। और ये सब जीके कभी नहीं भूलेगा। अगर आप क्लास में जो भी आता है या जो भी पढ़ ले रहा है 1 बार 2 बार, तो समझिए ये कभी भी अगर आपके दिमाग में आएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम जब किताब को पढ़ते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते रहते हैं, हम लोग ऐसे अमूल उसको पढ़ के क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। भाई हमें ये पता नहीं कि महत्वपूर्ण है, इसको हमको क्या करना है। जब हम लोग 2-4 परीक्षा देते हैं, फेल होते हैं, तो हमको लगता है कि अच्छा ये तो बहुत बार पूछ चुका है, ये महत्वपूर्ण है। तो चूँकि आप परीक्षा दिए नहीं, तो हम जब आपको बताते हैं तो कहीं भी 1 बार 2 बार में अगर आपको पूछेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मतलब थीन और कैफीन के बारे में सर ने बताया है। तो हम लोगों ने शुरू में जो हम पढ़ा रहे थे तो आप कोई बता नहीं पा रही थी, लेकिन लगभग हमारा जितना क्लास चलता है 2-4 बार तो बातें जब भी आती है तो हो जाती है। तो इससे आपको क्या होता है, रिवीजन हो जाता है, इसको भूलना नहीं, ठीक है।
चाय में थीन और कॉफी में कैफीन। लिखिए आगे। वर्षा ऋतु 2 हो गया था ना, 2 हो गया था। हाँ, वर्षा ऋतु इस ऋतु का समय, इस ऋतु का समय जून से सितंबर तक का होता है। जून से सितंबर तक का होता है। जून के समय सूर्य कर्क रेखा के आसपास, कर्क रेखा के आसपास लंबवत चमकता है। लंबवत चमकता है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब बन जाता है। निम्न वायुदाब बन जाता है। ज्यों ही निम्न वायुदाब क्षेत्र बढ़ता है, या निम्न वायुदाब बढ़ता है, तो दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पौने, दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पौने दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पौने निम्न वायुदाब की ओर, निम्न लिख लीजिए बताते हैं, निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये पवने हिंद महासागर की ओर से चलती हैं और जैसे ही विषुवत रेखा को पार करती हैं, तो भारत में प्रवेश कर जाती हैं। इन्हें ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। देखिए इसका ये क्या कहा रहा है कि
ठीक है। ये जैसे कह रहा है कि जब वहाँ तापमान बढ़ता है तो वो जो भी हमने आपको बताया कि ग्रीष्म काल में जो चक्रवात आते हैं या जो लू चलती है, जो नॉर्वेस्टर चलते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, उस जगह का जो तापमान होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब तापमान कम होता है तो वायुदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये वायुदाब बढ़ने लगता है उसके बाद तापमान फिर वापस आने को होता है और वायुदाब जाने को होता है। उस बीच में थोड़ी सी जो संक्रमण काल की अवस्था होती है, भाई जैसे तापमान बढ़ रहा है या वायुदाब घट रहा है, या वायुदाब बढ़ रहा है तापमान घट रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं संक्रमण काल। जैसे अभी आप यहाँ सीट पे बैठी हो, आप समझो सीट पे आप बैठी हो और सीट पे कोई और बैठना चाह रहा है, सीट खाली नहीं है। आप जैसे ही, अब क्या करेगा, व्यक्ति वहीं खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप पानी लेने के लिए उठोगे, जैसे ही आप यहाँ से उधर क्रॉस करोगे, फटाक से क्या करेगा, अंदर घुसेगा, आपकी सीट पे बैठ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, संक्रमण काल। तुरंत मतलब किसी चीज़ का जब हम इंतजार करते हैं और जैसे ही हम लोग मौका पाते हैं, तो ये होता क्या है कि जैसे ही तापमान फिर बढ़ने को होता है और वायुदाब घटने को होता है, वैसे ही ये जो दक्षिण पश्चिम की व्यापारिक पवनी है, जिसको हम लोग कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनी, ये क्या करती है, जैसे ही वहाँ का वायुदाब कम होता है हिंद महासागर से निकल देती हैं। हमने आपको बताया ना कि जो पवनें होती हैं ये करती कि भाई ऐसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि जो पवन होती है, हवा में बहुत ताकत होती है, पवन हमेशा गतिशील है, हवा स्थिर नहीं होती है। ये इस समय हमें आपको लगता है कोई पत्ता नहीं हिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हवा नहीं चल रहा, हवा चल रहा है, लेकिन हमारे वायुमंडल में इतने धूल कण इतनी चीज़ें हैं कि उसके वजह से हमें महसूस नहीं हो पा रहा है, ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ बढ़ जाती है। अब ये अगर मान लीजिए कोई केंद्र है तो चारों तरफ की पवनें जो है, अब चूंकि यहाँ पिछले नहीं घुस पा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक है, सॉरी वायुदाब अधिक है। ठीक, अब क्या होगा, जैसे किसी क्षेत्र में वायुदाब कम होगा, ये पवनी क्या करेंगी, फटाक से एंट्री कर जाएंगी ना। भाई आप समझिए किसी चीज को कि जो चीजें बीच में हैं और एक अवरोध का काम कर रही है और किनारे से हवाएं बिल्कुल दबाव बना रही हैं, जैसे ही मौका पाती हैं, जैसे वायुदाब अगर कम हुआ तो फटाक से क्या करती है, एंट्री कर जाती हैं। अब जब हमने आपको बताया कि गर्मी का जो आखिरी महीना होता है, भाई लू कब चलती है, चक्रवात कब आते हैं, ये लगभग मई के लास्ट में या जून के आसपास ही आते हैं, अप्रैल में आते हैं, कभी कभार आते हैं। तो उस समय ये जो दक्षिण भारत की इसको समझ के लिखना बहुत जरूरी नहीं है। अब जैसे ये आपका हिंद महासागर हो गया, ठीक ना, हिंद महासागर, और ये आपका हो गया विषुवत रेखा। ठीक, अब ये यहाँ से जब ये दक्षिण पश्चिम व्यापारी पवनें चलती हैं, अब क्या है, पूरे भारत में भी उच्च वायुदाब है, अभी ये आगे बढ़ने की कगार पे नहीं, कंडीशन में नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वायु का जो दाब है सर्वाधिक है। अब क्या होगा, ये जैसे वहाँ वायुदाब कम होता है, ये हवाएं यहाँ से निकलती हैं और जैसे ये विषुवत रेखा को पार करती हैं, यहाँ क्या करती है, प्रवेश कर जाती हैं भारत में। जब ये भारत में लोग जानते हैं कि यहीं पर केरल राज्य है, जैसे ये भारत में प्रवेश करती है तो एक बात तो कई बार बताया हूँ, यहीं से दो भाग में बढ़ जाती है, एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। तो यहाँ पर केरल में ये प्रवेश कर जाती है। ये लगभग, ये तो अभी मैं आपको लिखवा चुका हूँ शायद आगे, ये तो अभी हम लोग ऋतु लिखवा रहे हैं। केरल में 1 जून को माना जाता है कि मानसून 1 जून को आ जाएगा या आ जाता है, सबसे पहले कहाँ, केरल में। तो उसके बाद होता क्या है कि ये दक्षिण भारत में ये पूरा व्यापारिक पवनें धीरे धीरे बढ़ते 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 ये ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर अपना ये वर्षा वाला काम करती है। अब उसके बाद का जो चीज होता है 3 महीना 4 महीने 3 महीने का जो वर्षा काल होता है, ये धीरे धीरे घूम फिर के वर्षा करती है, उसके बाद ये निकलते हैं वापस फिर उसी रास्ते से। इसीलिए हमने बताया था कि मानसून की जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम हवाओं के रूप में, इसको याद रखना सब लोग। मानसूनी वर्षा किस हवाओं से होती है, दक्षिण पश्चिम, लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी, दोनों याद रखना है इसको, ठीक है, लिखिए आगे।
क्या लिखिए, क्या लिखी हो? हाँ, आगे लिखिए। यही आगे बढ़ते हुए, यही आगे बढ़ते हुए मानसून की ऋतु कहा जाता है, कही जाती है। मानसून की ऋतु कही जाती है। अभी आने वाला है 23 सितंबर ना, 5 दिन में आ जाएगा। 23 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण दिवस है? दिन और रात। और कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तर भारत में, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। ये सबको याद होना चाहिए। ये मान के चलो कि आपके स्टैंडर्ड में या आगे भी जीके में कोई परीक्षा आप देंगे, कहीं न कहीं से घूम फिर के आपको सामने आएगा। तो दिन और रात 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। और 21 जून और 21 जून को उत्तर भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। हम लोग देखते हैं ना कि जब भी 22 दिसंबर आएगा तो धीरे धीरे दिन क्या होता है, बड़ा होने लगता है। उस दिन सबसे छोटा दिन होता है। पता लगता है कि 7 बजे सुबह होती है और 5 बजे अंधेरा हो जाता है, यही होता है ना। तो 9 से 10 घंटे का दिन होता है। और रात कितनी बड़ी होती है? कुछ लोग उस समय कुछ लोग 2-3 बार सोते हैं, 2-3 बार जगते हैं। उस समय जैसे जो लोग रात को 8 बजे खाना खा के सो गए, 12 बजे उठ जाएंगे, फिर एक आध बार सो जाएंगे, फिर 3 बजे उठ जाएंगे, फिर सोएंगे, तब उनकी सुबह होती है। और कुछ लोग जैसे हम जैसे लोग हैं, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, 12 बजे पहले सोना नहीं है और 7 बजे पहले उठना नहीं है, ठीक। तो उस समय आप देखेंगे कि जो रातें होती हैं वो लगभग 14 से 15 घंटे की हो जाती है। भाई लगभग होता क्या है कि 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो खाना पीना खा के आदमी 6 साढ़े 6 बजे का अपने घर में हो जाता है। तो घर में क्या करेगा? अगर आप पढ़ने वाले हैं तो कितना पढ़ेंगे, सोने वाले हैं तो कुछ नहीं, खा लिए तो 7 बजे सो जाओ, फिर 12 बजे। कुछ लोग तो उसी में चाय बनाना भी सीख जाते हैं। घर वाले तो रात में चाय बना के देंगे नहीं आपको 3 बजे 2 बजे, तो वो क्या करते हैं, उठेंगे अपना चाय बना के पी लेते हैं, फिर सो जाएंगे। और वही उसके विपरीत में जो गर्मी की रात आती है, पता लगता है नींद ही पूरी नहीं होती है। 7:30 बजे 7 बजे तक सूर्य दिखता है और सुबह 5 बजे ही जो है बिल्कुल सुबह हो जाती है, तो मामला पलट जाता है ना। उस समय आप देखेंगे कि तो 15 घंटे का दिन हो जाता है और जो बचता है वो रात हो जाती है। और इसके विपरीत में ठंडी में आप देखेंगे तो दिन बहुत छोटा हो जाता है और रात बहुत बड़ी हो जाती है। ये 4 तारीख या दिवस सबको याद होना चाहिए: 23 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक। लिखिए आगे। भारतीय प्रायद्वीप मानसूनी पवनों को अवरोध के रूप में दो भागों में विभक्त कर देती है। प्रथम या पहला
अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, भारत के पश्चिमी तट पर आकर, भारत के पश्चिमी तट पर आकर पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे, पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे उत्तर की ओर बढ़ती है, उत्तर की ओर बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा बंगाल तट के सहारे, बंगाल तट के सहारे शिलांग पर्वत पर पहुंचती है, शिलांग पर्वत पर पहुंचती है। ये दोनों धाराएं जून के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में भारत में प्रवेश कर जाती है। जिन्हें मानसून का प्रारंभ कहा जाता है, जिन्हें मानसून का प्रारंभ कहा जाता है। मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में पहुंचता है या प्रवेश करता है। केरल में मानसून 1 जून को आ जाता है। भारत में 80% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है।
भारत के पश्चिमी तट और उत्तरी पूर्वी भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पश्चिम की तुलना में पश्चिम की तुलना में पूरब में ज्यादा होती है। मानसून काल में तमिलनाडु राज्य कोष्टक में कोरोमंडल तट क्या सेंटेंस का नाम शुष्क रहता है। शुष्क रहता है। अगर शुष्क आप ना समझ पाए तो क्वेश्चन में लिख लें, वर्षा नहीं होती। क्वेश्चन में लिख लीजिए वर्षा नहीं होती। शुष्क अगर ना समझ में आए तो शुष्क के आगे क्वेश्चन में लिख लेना वर्षा नहीं होती। इसका मुख्य कारण यह है कि अरब सागर की मानसून शाखा के यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तो इसका मतलब हुआ ये आपको कि ये तो हम कई बार आपको बता दिए हैं कि मानसून दो भागों पर जाता है, ठीक है। और अभी हमने जो आपको लिखाया कि लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही हो जाती है, ठीक। बाकी जो 20% बचती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। और एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया अभी कि ये जो तमिलनाडु है, यह मानसून की वर्षा से यहाँ पर वर्षा नहीं होती, मतलब कि दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती, बल्कि जब वापस होती है वर्षा। इसका कारण क्या है कि ये जैसे ही हमारा मानसून यहाँ से दो भाग में बढ़ता है, ये इधर चला आता है और ये इस तरफ जो है सीधा कहाँ चला जाता है, शिलांग पर्वत। शिलांग में जैसे एक पर्वत है शिलांग, वहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। पर्वत पूरा बड़ा होता है और पहाड़ी जो होती है छोटी छोटी होती है। तो शिलांग पर्वत है, उसमें गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, वो अलग की बात है। अब ये क्या करता है, यहीं से डायरेक्ट चला जाता है कहाँ, शिलांग पर्वत पर, ठीक। और ये यहीं से घूम करके यहाँ शिलांग पर्वत से टकराता है, तो यही पूर्वी भारत में पहले खूब मन भर का पानी बरसता है यहाँ पर। इसलिए हमने आपको लिखाया भी कि पश्चिम की तुलना में पूर्वी भारत में या पूरब में
वर्षा क्या होती है, अधिक होती है, और पश्चिम में कम होती है। उसका कारण है कि ये धीरे धीरे जाता है, यहाँ बरस दिया, फिर यहाँ पानी लेगा, यहाँ बरस दिया, यहाँ पानी लेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलता, ऐसे जाता है। और ये क्या करता है, यहाँ का पानी ले जाकर के सीधा यहीं पे बरसा देता है। ये हो गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि तमिलनाडु की बात, जिससे अगर आपसे सवाल ऐसे आप जानते रहेंगे तो चाहे जैसे पूछे, तमिलनाडु राज्य में या कोरोमंडल तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती, बल्कि लौटते हुए मानसून से होती है ना। इधर से जाते समय यह छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र उसे कहते हैं जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं पहुंच पाती है, उसे छाया क्षेत्र कहा जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट बताया था ना कि ये पश्चिम भारत हो गया आपका, और इसी पश्चिम पे इतना मोटा अगर ये पश्चिमी घाट पर्वत कह लीजिए ना, तो अब ये मानसून यहाँ टकराएगा, इतने एरिया वगैरह पानी बरस दिया, और ये क्या हो जाएगा, ये छाया क्षेत्र में आ जाएगा। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब कि पश्चिमी भारत में पश्चिमी घाट पर्वत है, और पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, मतलब वहाँ वर्षा नहीं होती है या कम होती है। और पश्चिमी भारत में पश्चिमी घाट का जो पूर्व वाला क्षेत्र है वह वर्षा क्षेत्र में आता है, वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और कोरोमंडल तक तमिलनाडु ये लौटते हुए मानसून से, जिसको हम लोग उत्तर पूर्वी हवाएं कहते हैं भाई। जैसे इसको देखिए, दिमाग में रखिएगा, पूछता बनता है कि एक हो गया आपका दक्षिण पश्चिम हवाएं, और ये हो गया उत्तर पूर्वी हवाएं। ठीक, ये मानसून, ये लौटते हुए मानसून। कितना क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है। एक आध बार जानने के बाद थोड़ी काफी खोल के आपको पढ़ लिया करो, तो जितना मैं यहाँ मेहनत करता हूँ ना, अगर 2-4% हमारी सुनी हुई बात आपको आ जाएगी, और 4-6% अगर आप किताब खोल के कागज पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक, देखो अगर आप बहुत अंदर जाएंगे तो बहुत तमाम प्रकार की बातें हैं, और वह तमाम प्रकार की बातें बताने में आप हो जाएंगे कंफ्यूज, और ज़रूरत आपको उसकी कुछ नहीं है। इतनी ज़रूरत जहाँ तक आपको है वनडे तक, मतलब कि टेट सी टेट जितने भी टेट हैं, सुपर टेट, यहाँ तक आ जाओ। ये शिवानी तुम दी थी, पेट का पेपर दी थी, हिंदी उन्दी कैसी आई थी? पढ़ाया हुआ आया था? उसी तरीके से अगर आप जीके का देखेंगे, ठीक, देखो हम जो पढ़ाते हैं आपको, हम मतलब अपनी तारीफ आपको नहीं बता रहे हैं, हमारा एक वो जैसे ठीक है, पढ़ाने का मतलब ये होता है कि हम आए किताब खोले, आपको सब का सब पढ़ा दें और आपको कुछ ना आए, आपको कुछ ना आए। जैसे हमने बताया ना कि पढ़ाई का ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है। अब अगर इसमें व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है कि एक मैसेज डालो 500 लोग को पहुँच जाए। अब अगर हम टेक्स्ट मैसेज जैसे आपको पढ़ाएं 500 लोग को, जैसे पहले टेक्स्ट मैसेज भेजा जाता था, तो 500 मैसेज लिखो, 500 लोग को ऐसे करो, तब जाके 500 लोग को जाएगा। एक ग्रुप बना लो, एक ही बार में 500 पहुँच गया। तो पढ़ाई का जो ट्रेंड है वो बदलता रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमें ये देखना चाहिए कि जिस दौर में हम पढ़ रहे हैं उस दौर में सवाल किस तरह के बन रहे हैं, सवाल किस तरीके के बन रहे हैं। जैसे हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, तो कोई भी सब्जेक्ट पूर्ण कोई नहीं, किसी को नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा। बस इतना है कि आपसे थोड़ा ज़्यादा मुझे आता है, हमसे ज़्यादा किसी और को आता होगा, उसको भी पूरा नहीं आता होगा। तो हमें ये देखना है कि पढ़ाई की जो कला है कि जिस दौर में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उस दौर में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं किस तरीके के हो रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। अब जैसे हिंदी में अगर देख लीजिए, अगर आप 5 साल पहले उठा के देखेंगे तो कुछ दूसरे तरीके की चीज़ें पूछी जाती थी, आगे आने वाले 5 साल में कुछ और पूछी जाएगी। तो अगर हम पीछे के 5 साल की चीज़ों को ही पढ़ेंगे तो आगे हम फिर नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम आपको बार बार फोकस करते हैं कि किस तरीके के सवाल इसमें पूछ रहे हैं, कहाँ आपको दिमाग कंसंट्रेट करना है। हमारी आधी पढ़ाई तब पूरी हो जाती है जब हमें ये पता लग जाए कि हमें पढ़ना क्या है। भाई इतनी मोटी किताब हम लोग लेके बैठते हैं, सब लोग लेके बैठते हैं। कुछ लोग का लक्ष्य रहता है कि एक भी पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ डालो। कुछ लोग का लक्ष्य रहता है कि किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं,
किस टॉपिक से कितने सवाल। जैसे मान लीजिए कि कोई टॉपिक है मान लीजिए 20 पेज का, और इससे हो सकता है कि 8 क्वेश्चन आता हो, ठीक। और कोई टॉपिक है जो 110 पेज की है, इससे 2 क्वेश्चन आता हो, है ना। कुछ टॉपिक है जैसे ये वाली टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे लगभग 2-3 सवाल आना लगभग तय है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, आपको इतिहास पढ़ाया, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म 2-3 से आना बिल्कुल तय है। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ, हो सकता है वहाँ से ना पूछे, हो सकता ना पूछे। लेकिन तो अब बताइए कि आप 20 पेज बार बार पढ़िए, आपको 8 सवाल मिल जाएंगे। 110 पेज पढ़िए, 2 सवाल मिलेंगे। तो इस पर बहुत जोर देने की क्या जरूरत है इस पे। तो यही चीज़ें होती हैं कि हम लोग करते क्या है, हम लोग का ये लक्ष्य रहता है कि जो बुक है उसमें सब पढ़ डालो। 3 बार हम लोग पढ़ डालते हैं, आता कुछ नहीं है। कारण क्या है, हम लोग का पूरा दिमाग ये रहता है किताब खत्म करनी है, किताब खत्म करनी। जैसे कल हमने आपको पढ़ा ना कि जो सस्वर वाचन होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग अर्थ में ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि बोल के पढ़ने की मतलब आदत रहती है, तो हम लोग बोल के पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन शब्द का अर्थ क्या होता है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा दिमाग ये रहता है कि बोल के पढ़ना है। और मौन वाचन में क्या रहता है, हम लोग चिंतन मनन करते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप गलती कहाँ कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि इसीलिए मैं किसी भी चीज़ को बार बार फोकस करता हूँ कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगले हेडिंग करिए, शरद ऋतु। शरद ऋतु, लिखिए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी भारत से सितंबर माह के आखिरी में वापस होने लगता है। इसका मतलब होता है मानसून प्रवाह का कम होना, मानसून प्रवाह का कम होना। और यह दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से नवंबर माह तक नवंबर माह के प्रारंभ तक लौट जाता है। जब दक्षिण पश्चिम हवाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, तब उत्तरी भारत में
उत्तर पूर्वी हवाएं चलने लगती हैं, उत्तर पूर्वी हवाएं चलने लगती हैं। इन्हीं उत्तर पूर्वी हवाओं से तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, वर्षा होती है। ठीक, अगला एक टॉपिक, एक हेडिंग और लिखिए, अल नीनो। अल नीनो देखिए, अल नीनो क्या होता है। अल नीनो देखिए, ये अल नीनो क्या होता है। जैसे हमने आपको बताया है कि ज्वार और भाटा, ज्वार भाटा आता है समुद्र में लगभग रोज आता है, लेकिन कभी कभी बड़ा ज्वार आता है, बड़ा भाटा आता है। बड़ा ज्वार बड़ा भाटा आने के लिए एक संयोग होता है, अमावस्या पूर्णिमा, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं, उस समय समुद्र में बड़ा ज्वार भाटा आता है। ठीक, उसी तरीके से एक मौसमी प्रभाव होता है, उसे कहते हैं अल नीनो। यह अल नीनो कभी कभी, इसका कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी 2 साल में, कभी 5 साल में इसका प्रभाव आता है। जब इसका प्रभाव आता है तो कुछ एरिया में सूखा पड़ता है, कुछ एरिया में भूकंप, क्या कहते हैं, सुनामी टाइप की जो वर्षा होती है, चक्रवात। तो इस अल नीनो के प्रभाव से कुछ एरिया सूखाग्रस्त हो जाता है और कुछ एरिया में इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है। कुछ एरिया सूखाग्रस्त हो जाता है, कुछ एरिया में जो है बिल्कुल सुनामी जैसे लगातार आप देखेंगे चक्रवात की वर्षा होती रहती है। ठंडी के समय में भी हम लोग देखते हैं कभी कभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक वर्षा होती है ना, ये अल नीनो का प्रभाव होता है। तो ये जो अल नीनो होता है एक तरीके से मौसमी के प्रभाव का यंत्र है। इसके वजह से चूँकि हमारे बीच में एक हिमालय जो पर्वतमाला है, यह हमारा एक तरीके से सुरक्षा कवच है। हिमालय जो पर्वत है यह एक तरीके से सुरक्षा कवच है। अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारा हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है, और ये हमारा आपका भारत हो गया। अब इधर क्या है, साइबेरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूस, ये वाला एरिया। और जो रूस है वह 2 महाद्वीप में आता है, एशिया में भी आता है और नहीं पता, रूस, तुम लोग क्यों हंस रहे, तुम लोग भूल गई हो इतना महत्वपूर्ण सवाल। जो रूस है, एशिया और यूरोप 2 महाद्वीप में आता है, इसीलिए कभी कभी उसे यूरेशिया भी कहा जाता है। ठीक, तो जो यूरोप वाला रूस का क्षेत्र है वह हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है, क्योंकि उसे हम लोग कहते हैं साइबेरियाई रूस। तो बिल्कुल जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ध्रुव जो पढ़े थे ना, कि ध्रुवों पर हमेशा बर्फ पाई जाती है, 6 महीने के दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। तो जो यूरोप वाला रूस है वो बिल्कुल साइबेरियाई रूस होता है, वहाँ पर हमेशा बर्फ की परतें रहती हैं। तो उसका प्रभाव भारत में ना आ जाए, ये हमारा हिमालय क्या करता है, सो रोकता है। थोड़ा रुको, समय समय से तुम चलो। अगर वह प्रभाव भारत में आ जाए तो तापमान यहाँ बढ़ेगा ही नहीं। तापमान बढ़ेगा नहीं तो ये जो भी हमने बताया कि दक्षिण पश्चिम हवाएं
कैसे आएंगी? नहीं आएंगी, तो वर्षा भी नहीं होगी, तो हमारे यहाँ का मौसम कैसा रहेगा? बर्फ बर्फ रहेगा। फिर ना धूप होगी, ना ये होगा, ना वो होगा, तो क्या होगा? सिर्फ बर्फ होगी। तो हम लोग फिर उस हिसाब से कपड़े पहनेंगे। तो लेकिन ये करता क्या है, उसी तरीके से जब इस हिमालय के उस पार जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, उससे भी हमारा हिमालय हमको सुरक्षा कराता है, सुरक्षा देता है, हमारी सेफ्टी करता है। तो एक तरीके से जो हिमालय पर्वत है, यह हमारे मौसम, भारत में मानसूनी या मौसमी परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा कारण यही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा चूंकि भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है, इसलिए ये क्या करता है, कुछ चीज़ों को अवरोध करता है। इस तरीके से अवरोधित हुआ, वहाँ की बर्फों को, वहाँ के शीत को, वहाँ की ठंडी को रोक रोक के भेज रहा है, छान छान के भेजता है, जब जरूरत होती है तब भेजता है, मतलब कि जनवरी में भेजता है ना। और गर्मी को भी क्या करता है, मई में थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, और ये वाला एरिया भी कहा, ये भी कहा कि चूंकि हमारा जो भारत है असल से एक उत्तर तरफ ही जुड़ा हुआ है। प्रायद्वीपीय की परिभाषा क्या होती है, वह क्षेत्र जो 3 तरफ पानी से हो और एक तरफ असल से हो। तो अब ये क्या करता है, ये भी अभी मैंने कहा ना कि ये तीनों क्षेत्र जो होते हैं अवरोध करते हैं मानसून के लिए। लेकिन जब ये फिर धीरे धीरे क्या होता है कि तापमान, वायुदाब का जो संतुलन थोड़ा आगे पीछे होता है, तो ये लोग मौका पा जाते हैं। अगर ये मौका ना दे हिमालय पर्वत, तो ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या जो ये मौसम बना रहेगा, आप वहाँ चले जाएंगे यूरोप वाले रूस में, तो वहाँ धूप आपको देखने को नहीं मिलेगी, धूप आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए वहाँ के लोग बिल्कुल गोरे गोरे होते हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। हम लोग 6 महीना तो गर्मी झेलते हैं, ठीक है, तुम लोग मुँह बांध के आती हो, इसीलिए तो आती हो ना। हम लोग बच बचा के आते हैं कि लेकिन अगर किसी को गोरा होना हो तो रूस में चले जाओ मतलब अब नहीं, शुरू से ही वहीं जाओ, वहीं आराम से रहो, फिर जब आप आएंगे तो साफ सुथरे रहेंगे। लेकिन यहाँ आएंगे 2 महीने फिर वैसे ही हो जाएंगे। तो वहाँ पे चूँकि धूप, देखिए जो धूप होती है, तापमान में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो हमारी त्वचा को जलाती है। जलाने का मतलब जला के राख नहीं कर देती है, ये जला ही रही है। जो हम लोग काले हैं, सांवले हैं, जो भी कुछ हम लोग हैं, ये धूप की वजह से ही है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारी ओजोन परत है, ऊपर एक ओजोन परत है, यहाँ से जैसे सूर्य हमारा बहुत लंबा ये सब चैप्टर हो जाता है, तो सूर्य से किरणें जब निकलती है तो मान लीजिए ये ओजोन परत है, ठीक। तो यहाँ से जो सूर्य निकलती है ये हानिकारक होती है। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हानिकारक होती हैं। वही सूर्य में नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन से जो ज्वाला निकलती है उसमें बहुत सारे प्रकार के कण होते हैं, राख होती है और भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो वो अगर हमारे आप तक आएगी तो क्या करेगी, नुकसान ही करेगी। त्वचा कैंसर हो जाता है, महिलाओं में बांझपन हो जाता है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये क्या होता है कि जब ये आती है यहाँ पर, तो ये ओजोन परत क्या करती है, इनको रोक लेती है, कंबल का काम करती है, रोकती है, पहले इनको छानती है, रोक करके क्या करती है, सोख लेती है अपने आप को, मतलब जो हानिकारक गैसें होती हैं उनको सोख लेती है या परावर्तित कर देती है। उसके बाद जो थोड़े से किरणें होती हैं हमारे वायुमंडल में उसको छोड़ती हैं। उसके बाद भी हम लोग हाँफते हैं गर्मी में, मतलब धूप से परेशान होते हैं। सोचिए अगर पूरा का पूरा तापमान डायरेक्ट आ जाए तो हमारी क्या हालत होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे वायुमंडल की विशेषता है कि चूंकि यह वायुमंडल हमें आपको लग रहा है बीच में कुछ नहीं है, लग रहा है बीच में कुछ नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप बाहर निकल जाइए और एक वाइट कलर का टिश्यू पेपर लीजिए या वाइट कलर का कपड़ा लीजिए, अपने चेहरे पर ऐसे पोंछिए, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर कितने डस्ट आ जाएंगे, गंदे धूल कण। तो चूंकि वायुमंडल में ये जो धूल कण की चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो कोई भी चीज़ अचानक हमारे तक पहुंच जाए। अब ये होता है इस धूल कण की वजह से, जब ये एक तो हमारा ओजोन परत यहाँ इसको छान लेता है, उसके बाद जिसको छोड़ता है वो सीधा कहाँ चले जाता है, पृथ्वी पर। अभी हम लोग कहाँ हैं, यहाँ हैं। अब डायरेक्ट जाता है पहले यहाँ पर, एक को कहते हैं
सौरिक विकिरण, सौरिक विकिरण। और इसे क्या कहते हैं? भौमिक विकिरण। तो हम लोग डायरेक्ट जो है सौरिक विकिरण से प्रभावित नहीं होते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि सूर्य की किरणें हैं तो गर्मी लगे, कुछ नहीं। पहले ये सूर्य की किरणें आती हैं, हमारी पृथ्वी क्या करती है? उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब सोख लेती है, अपने अंदर ले लेती है। कितना? 51%, 51%, ठीक है। बाकी के जो 49% होते हैं, धूल, कण, मिट्टी, परावर्तित होना, ये सब गायब हो जाते हैं। अब देखिए, एक तो मामला यहाँ हुआ, ओजोन परत ने इसको छान लिया, तो जो नुकसान वाली किरणें थी वो चली गई। कुछ अगर आई भी तो ये पेड़ पौधे सोख लिए, जो वायुमंडल के कण हैं, जो मिट्टियाँ उड़े वो सोख लिए, कुछ परावर्तित हो गए। तो यहाँ पे जो आई साफ सुथरी आई या थोड़ा बहुत ही मिक्स वाली होगी। अब ये पृथ्वी क्या करती है? इसको अपने पास ले करके, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी जल है, मिट्टी है, सारी चीज़ें हैं, तो कुछ जो थोड़े बहुत नुकसान वाली किरणें आती हैं ये सोख लेती है, हमारी जमीन सोख लेती है। उसके बाद इसको क्या करती है? स्वच्छ करके, शुद्ध करके, प्यूरिफाइड करके भौमिक विकिरण के रूप में निकालती है, और तब जाकर हम लोग उसे सांस लेते हैं, और इसी से हम लोग क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। अगर हम लोग इसका एक बहुत छोटा उदाहरण रहता है, अगर आप महसूस किए होंगे कि जब आसमान में बादल छाया रहता है तो हमें क्या होती है? बेचैनी होती है ना। जबकि अगर सौरिक विकिरण से हम प्रभावित होते तो जब बादल छाया रहता तो हमें आराम महसूस होता, क्योंकि बादल छाया रहता, विकिरण नहीं आ पाती, यही होता ना। लेकिन होता क्या है कि हमें उमस और बेचैनी होती है जब बादल आता है। उसका कारण यही रहता है कि जब भौमिक विकिरण निकलती है तो ये वायुमंडल है, यहाँ पर पता लगा बादल आ गया, अब इसको ऊपर जाना है, लेकिन ये क्या करता है? इसी बादल की वजह से यही क्या करता है? विचरण करता है, घूमता रहता है, तो हमें क्या होता है? बेचैनी। अभी ब्लैक होल की घटना सुनी थी आप लोग? ब्लैक होल की घटना क्या था? हाँ, नहीं बचे थे, सांस। हुआ क्या था? सेम वही चीज है। अभी तो कमरा बहुत बड़ा है, अभी कमरा छोटा कर दिया जाए, आप सबको उसमें भर दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? सांस नहीं ले पाएंगे ना। सांस नहीं ले पाएंगे मतलब कुछ देर तक, जब तक हम लोग सांस लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो सांस केवल निकलेगा। जब सांस निकले, जो भी थोड़ा बहुत जगह बचा रहेगा वो भी सांस से भर जाएगा, तो हमें सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो फिर क्या हो जाएगा? बेचैनी होगी, घबराहट होगी, ज़्यादा बेचैनी, ज़्यादा घबराहट होगी, तो फिर क्या हो जाएगा? मर जाती है। ठीक, तो होता क्या है कि जब ये घबराहट बेचैनी हम लोग को होती रहती है, तब तक हम लोग चले जाते हैं, पंखा के नीचे चले जाते हैं, कूलर चला लेते हैं। ठीक, नहीं कुछ है तो हम लोग बिना पंखे चला लेते हैं, किसी पेड़ के पास चले जाते हैं, तो थोड़ी सी जो ऑक्सीजन की मात्रा हमको मिलने लगती है, तो बेचैनी और सांस कम हो जाती है। लेकिन यहाँ अगर आपको एक कोठरी बंद कर दिया जाए तो आप कहेंगे सर पंखा लगा देंगे, तो पंखा लगेगा नहीं। तो सेम चीज़ें वही है कि इस वायुमंडल में जब ये हवाएं विचलित करने लगती हैं, विचरण करने लगती हैं, बाहर निकल नहीं पाती हैं, तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते, इसलिए हमें उमस और बेचैनी महसूस होती है। तब तक कोई ना कोई कारण आ जाता है, चाहे भगवान बरस देते हैं, चाहे लाइट आ जाती है, हम लोग पंखा नीचे चले जाते हैं, तो बेचैनी खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम लोग भौमिक विकिरण की वजह से ही हमारे वायुमंडल में सब कुछ होता है, और अगर ये डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट किरणें अगर हमारे पास तक आ जाए तो त्वचा रोग सबसे पहले होगा। हाँ, तो ये अच्छा अभी क्या है कि ओजोन परत में होल हो गया है, छिद्र हो गया है, और वह छिद्र बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, अभी कंट्रोल हो गया। तो अब ये सोचिए कि अगर आप चाय बनाई हो और चाय आप छान रही हो, और जो छन्नी होती है अगर उसमें थोड़ा सा छेद हो जाए तब क्या होगा? चाय पत्ती नीचे आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी तो पीने वाला क्या करेगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वो छानने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो यही हुआ है, ओजोन परत में छिद्र हुआ। छिद्र क्यों हो गया है? ये जो हम लोग जो चीज़ों को यूज करते हैं, जैसे कि जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है,
हम लोग AC चलाते हैं, पुआल जला रहे हैं, धुआं कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का धुआं, शोर शराबा, इससे क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ रहा है या और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये निकल के यहीं से ओजोन परत को क्या कर रहा है, पतला कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। और पतला और कमज़ोर होने की वजह से ओजोन परत में छिद्र हो गया, छेद हो गया था, अभी रुक गया है। तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें थी, तभी आप देखे होंगे ना कि बिना समय की वर्षा हो जा रही थी, बिना समय की ठंडी, जरूरी नहीं कि हमारे भारत में ये तो पूरे विश्व की बात हो रही है ना। तो अगर ये चीज़ें ना होगी तो सब ये जो मौसमी चीज़ें हैं, जो मौसम सब कुछ हो रहा है, सब बदल जाएगा। पता लगे अभी कोहरा पड़ रहा है, तुरंत बारिश होने लगेगी, बारिश होती रहेगी, तुरंत धूप निकल जाएगा, फिर मौसम का कुछ फिक्स नहीं रहेगा, तो मौसम क्या करेगा। इसकी वजह से सारी मौसमी घटनाएं हम लोग अपने हिसाब से करते रहते हैं। आइए अल नीनो को बता देते हैं आपको। तो ये जो अल नीनो है, ये एक तरीके से मौसम का प्रवाह यंत्र है। इसके वजह से जब 2 साल 3 साल 1 साल में जब ये आता है, तो जिस एरिया में आता है उस एरिया में या तो सूखा पड़ जाता है या तो बाढ़ आ जाती है अल नीनो से। अभी 2 साल पहले 2 साल पहले आप देखोगे कि ठंडी में बहुत बारिश हो रही थी। जब ये कैमरा चल रहा है, उस समय आप देखे होंगे कितनी भयंकर बारिश, याद है ना, समझ गए ना तुम। तो उस समय अल नीनो का प्रभाव था। इसकी वजह से थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं, क्वेश्चन आप पूछते हैं, आपको लिख लीजिए। लिखिए, यह एक जटिल मौसम तंत्र है। जटिल मौसम तंत्र है जो हर 2 से 5 साल पर प्रकट होता है। 2 से 5 साल पर प्रकट होता है। इसके प्रभाव के कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। चरम अवस्थाएं आती हैं। यह प्रभाव एक मिनट, क्या लिखें? इसका प्रभाव लगभग नवंबर दिसंबर में देखने को मिलता है। यही कारण है कि इस काल में बंगाल की खाड़ी से
अधिक चक्रवात आते हैं। यह चक्रवात बहुत विनाशकारी होते हैं। ठीक, एक नीचे एरो सामने भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऐसे लिख दीजिए। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है।